नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स के इस लाइव सेशन में आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का 13 चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है नाभिक यानी न्यूक्लियाई। और इससे पहले हमने पहला लेक्चर जो किया था वो नाभिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन के बारे में था, जिसमें हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को किए हैं। आज का लेक्चर बेहद इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शामिल हैं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें करवाए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वो सीधी बात नो बकवास का है, तो बकवास बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक्स पर आएंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों के साथ थोड़ा सा एक डिस्कशन करना है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेक्चर के साथ साथ PDF नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपको PDF नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। जिन वीडियो के PDF नोट्स अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाए गए हैं, वो जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और उसकी अपडेट हम बहुत ही जल्द आप लोगों को दे देंगे। तो आप PDF नोट वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी तक जिनके भी PDF नोट्स नहीं प्रोवाइड करवाए गए हैं, वो बहुत ही जल्द आप लोगों को मिल जाएंगे, तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक ख़ास इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारा एक और एग्ज़ाम से रिलेटेड एक चैनल है, जिसका नाम है एग्ज़ाम की बात। तो वहाँ पर हम केवल एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, जिस पे SSC 10+2 पॉलीटेक्निक से रिलेटेड बड़े नए नए अपडेट्स दिए जाते हैं। तो वहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स को डिस्कस हमसे कर सकते हैं, आपकी भरपूर मदद की जाएगी वहाँ पर। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर पॉलीटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, या आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, तो वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं चैट सेक्शन के माध्यम से, और उस चैनल की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक और पढ़ते हैं क्या क्या है नाभिक के दूसरे लेक्चर में। आपको बताया गया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन इसमें करवाए जाएंगे, तो उन चीज़ों को पढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है द्रव्यमान ऊर्जा। तो शुरू करेंगे पहले टॉपिक से, द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में मास एनर्जी कहते हैं। आप लोगों ने आइंस्टीन का नाम सुना होगा, ठीक है। आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था द्रव्यमान ऊर्जा के संबंध में, जिसे E = mc² के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या है? E = mc²। ये क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, जिसमें आइंस्टीन ने बताया है कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जो ऊर्जा है वह द्रव्यमान का ही एक रूप है, और आइंस्टीन ने इसे अपने आपेक्षिकता के सिद्धांत में बताया है। तो ये क्या है? आइंस्टीन का आपेक्षिकता सिद्धांत। तो इस के बारे में आप लोग लिखेंगे, आइंस्टीन ने अपने आपेक्षिकता सिद्धांत में बताया कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इसके लिए उन्होंने अपना एक समीकरण दिया, E = mc², जहाँ पर E क्या है? ऊर्जा है, और m क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान है, पदार्थ का द्रव्यमान। और C क्या है? प्रकाश की चाल है, और आप जानते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम इसमें एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि कैसे द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। सपोज 1 ग्राम
द्रव्यमान का कोई पदार्थ है। 1 ग्राम द्रव्यमान के पदार्थ से कितनी ऊर्जा निकल सकती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास 1 ग्राम का कोई पदार्थ है जिससे ऊर्जा की कैलकुलेशन हम करेंगे। m बराबर अगर 1 ग्राम है तो हम इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 10 के पावर -3 हो जाएगा। अब अगर द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का ये समीकरण हम लगाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर mc², अर्थात m की जगह पर हम कितना रख देंगे, 1 × 10 के पावर -3, ये ग्राम था, ये किलोग्राम रहेगा। और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10 के पावर 8, और इसका वर्ग भी कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -3, और ये गुणे 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और गुणे 10 के पावर 8 है तो 8 दूना में कितना हो जाएगा, 16, 10 के पावर 16 हो जाएगा। और देखिए समान आधार वाली संख्याओं का अगर गुणा होता है तो उनकी घातें जोड़ ली जाती हैं, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 9 गुणे, जब आप 16 में -3 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा इसमें से, यानी 10 के पावर कितना आ जाएगा, 13। ये क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा को हम जानते हैं जूल में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम द्रव्यमान ऊर्जा को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है द्रव्यमान क्षति। क्या आएगा, द्रव्यमान क्षति। आप जानते हैं द्रव्यमान क्षति का मतलब क्या होता है, नुकसान। यदि द्रव्यमान का नुकसान हो जाए तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान क्षति। पर ये टॉपिक जो चल रहा है वो नाभिक से रिलेटेड है, इसलिए आपको पता है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक को जो वास्तविक द्रव्यमान है, वास्तव में अगर हम नाभिक को किसी चीज़ के द्वारा तौलें, नाप लें, उसका तौल माप करें, तो उसका जितना द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान है वह उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अगर हम ऐड करें तो उसका वास्तविक द्रव्यमान उससे कुछ कम होता है, और यह द्रव्य जो कमी है उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना होगा नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों यानी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान क्षति, जितना द्रव्यमान कम हो रहा है, थोड़ा सा द्रव्यमान कम होगा, इसलिए डेल्टा m बराबर यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को ऐड करेंगे। अब प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर ही उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक जितने उसमें प्रोटॉन हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस यहाँ पर न्यूट्रॉन का मास। न्यूट्रॉन का मास कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु क्रमांक को घटा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। अब ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको आप बड़े कोष्टक में बंद कर लें, और इसमें से हम घटा लेंगे जितना नाभिक का द्रव्यमान है। ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान यहाँ पर कैपिटल M हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना है ये क्या है, हमारा प्रोटॉनों का द्रव्यमान है, और ये क्या है, इतना न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान है, और ये क्या है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो लिख भी लेते हैं इस बात को, ZmP बराबर प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉनों का द्रव्यमान, और A - ZmN बराबर क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये क्या है, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। ठीक है, और कैपिटल M क्या है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो इस तरह से हम अपने
इन दो टॉपिक्स को समझ सकते हैं। आप इसका एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तेरे साथ हो जाएंगी खत्म, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। हालांकि भाई मैं थोड़ा बेसुरा गाता हूँ, ठीक है, पर कभी कभी गुनगुना लेना मन की शांति के लिए थोड़ा सा अच्छा होता है, इसलिए गुनगुना लेते हैं। अगर आपको भी सॉन्ग पसंद है तो आप भी एंजॉय के लिए गाना गा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, इंग्लिश में इसे हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों का मतलब हमने आप लोगों को बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दो सम्मिलित नाम को ही न्यूक्लियन कहते हैं। तो नाभिक के भीतर न्यूक्लियानों को बांधे रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। और यह ऊर्जा प्राप्त कहाँ से होती है? आपको हमने बताया कि जो ऊर्जा है वह द्रव्यमान का ही एक रूप है। जो द्रव्यमान क्षति होती है, जितनी द्रव्यमान की क्षति हो रही है, वह द्रव्यमान जो अतिरिक्त द्रव्यमान है वही द्रव्यमान ऊर्जा का रूप लेता है और नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों को बांधे रखता है, ठीक है। और यह एनर्जी उस द्रव्यमान क्षति से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं न्यूक्लियानों को बांधने वाली ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बंधन ऊर्जा। यह ऊर्जा द्रव्यमान क्षति से प्राप्त होती है। नाभिक को यह जो ऊर्जा है वो नाभिक की द्रव्यमान क्षति से प्राप्त होती है। अब इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक करेंगे युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। तो क्या होता है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश? ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में आप लोगों को मदद मिल सके। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया, भाई मेरे भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है ये जो टॉपिक है परीक्षा में हमारे देखते हुए कई बार आया है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा और इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं युग्म उत्पादन क्या है। क्या है युग्म उत्पादन? युग्म उत्पादन क्या होता है? जब कोई ऊर्जावान गामा किरण जो फोटॉन होता है किसी भारी नाभिक पर गिरता है तो नाभिक उसे अवशोषित कर लेता है और साथ में इसके फलस्वरूप दो कण निकलते हैं, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। दो निकलते हैं यानी युग्म निकलता है, तो हम इसे कह सकते हैं युग्म उत्पादन। तो इसे समझते हैं। जैसे ये नाभिक है, ये क्या है हमारा नाभिक है। अगर इस नाभिक पर कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटॉन इस पर टकराता है, ये है हमारा क्या गामा किरण फोटॉन। अगर कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटॉन इस पर टकराता है तो यह जो गामा किरण फोटॉन है वह इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और साथ में दो नए कण निकलेंगे। एक हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जिसको हम -1 0 से प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन, और इसी के बराबर परंतु धनात्मक कण एक होता है जिसे हम +1 बीटा 0 से प्रदर्शित करते हैं, जो कि कहलाता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन यह नाभिक में उपस्थित एक कण है। जैसा आप जानते हैं कि नाभिक में 2 ही कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, पर ऐसा नहीं है। इनके अतिरिक्त भी कुछ और छोटे छोटे कण हैं, जैसे यहाँ पर हमने आपको पॉजिट्रॉन बताया, इसी तरह से बेसान, मोसान और भी कण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर युग्म उत्पादन की क्रिया में जब ऊर्जावान गामा किरण फोटॉन नाभिक पर, किसी भारी नाभिक पर गिरता है, तो यह नाभिक इस फोटॉन को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और फलस्वरूप 2 नए कण निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब 2 को क्या कहते हैं, युग्म, यानी जोड़ा, तो युग्म का उत्पादन हो गया, इसलिए हम कहते हैं इस क्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक समीकरण के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे H न्यू, ये गामा किरण फोटॉन इस पे टकराया और इससे उत्पन्न हुआ क्या हमारा, एक -β0, यानी इलेक्ट्रॉन प्लस एक प्लस बीटा +1 β0। ठीक है, इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं। अब जो युग्म विनाश है वो क्या है, युग्म विनाश। युग्म विनाश की जो प्रक्रिया है वह युग्म उत्पादन के ठीक विपरीत है। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन किसी आपस में मिलते हैं तो एक ऊर्जा निकलती है, जिसे हम कह सकते हैं H न्यू के बराबर, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि -1 β0 +1 β0, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन 2 कण आपस में मिलते हैं तो यहाँ से एक ऊर्जा निकलती है H न्यू के बराबर। अब यह ऊर्जा कितनी होगी वो अभी हम कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाएंगे। यह एक तरीके से आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को भी दर्शाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि द्रव्यमान ऊर्जा का रूप है, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपने देखा H न्यू क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा से यहाँ पर 2 प्रकार के नए कण उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात इसका मतलब है कि ऊर्जा को हमने क्या किया, द्रव्यमान में परिवर्तित कर दिया। भाई इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का जो होता है वो कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता ही है ना, तो इस तरह से ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित हुआ। और जब द्रव्यमान मिलता है, ठीक है, द्रव्यमान मिलता है तो वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये तो आप लोग वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक लकड़ी लें तो लकड़ी का कोई ना कोई तो द्रव्यमान होता है। अब लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा निकलती है, तो ये तो आसान है। पर यह बात थोड़ा सा कन्फ्यूजनेबल था कि आखिर ऊर्जा को हम कैसे द्रव्यमान में परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ से इस बात को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो H न्यू के बराबर ऊर्जा निकलती है। अब यह एनर्जी कितनी होती है इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं, आखिर इन दोनों की ऊर्जा कितने के बराबर होती है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब -1 β0 तथा +1 β0 का विराम द्रव्यमान, इसको कहते हैं विराम द्रव्यमान। अब यह द्रव्यमान कितना होता है, विराम द्रव्यमान को E0 से प्रदर्शित करते हैं। आप फार्मूला जानते हैं mc², यहाँ पर क्या कर लीजिए, m0 मतलब विराम द्रव्यमान हो जाएगा, ये विराम ऊर्जा हो जाएगा। विराम द्रव्यमान, इसे थोड़ा और बढ़ा लीजिए, ऊर्जा। आप कैलकुलेट करें किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, आपको पता है एनर्जी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है 9.1 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, सॉरी ये 31 kg होता है, 31 kg होता है। और C की वैल्यू आप जानते हैं होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 और इसके पावर 2 लगा देंगे, और यह ऊर्जा जो होती है वह जूल में निकलती है। ठीक है, पर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर बदलना चाहें तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का इसमें हम क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं हम, यहाँ पर भाग दे देंगे 9.1 गुणे 10 के पावर -31 और गुणे है 3 त्रिक्का, यहाँ पर इसका वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा
9 गुणे 10 के पावर 16 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन के पर आवेश का भाग दे देंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। अब अगर इसका भाग देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। आप इसमें जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.51। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यह तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए है ना। अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिट्रॉन दोनों का द्रव्यमान कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं कुल ऊर्जा E0 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें अगर आप गुणा कर देंगे तो 51 दूना क्या हो जाएगा 102। कितना हो जाएगा 102 और 2 अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलेंगे तो 1.202 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से हम अपने इस टॉपिक को समझ सकते हैं। दोस्तों, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे अच्छे से ज़रूर सीखिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, वीडियो को पॉज कर लिया, नोट कर लिया, चलिए शुरू करें। इसीलिए हमने गाना गाया था अभी थोड़ी देर पहले कि तेरे साथ हो जाएंगी ख़त्म। तो देखिए, जब ऊर्जा मिला तो ऊर्जा तो ख़त्म हो गई, पर यहाँ से इन दोनों के साथ ये दोनों ख़त्म होकर ऊर्जा बना लिए। अब हम अपना अगला टॉपिक इसमें करेंगे नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल जिसको हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? नाभिक में वह बल जो नाभिक में न्यूक्लियानों यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूक्लियानों को बांधे रखने वाले बल को ही नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप इसे खुद से भी याद कर सकते हैं, लेक्चर को सुन के भी, हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर इसी के साथ साथ नाभिकीय बल की विशेषताएं। तो नाभिकीय बल की विशेषताएं, ये हमारा एक टॉपिक था और ये हमारा अगला टॉपिक होगा। देखिए, पहला है, इसमें पहली विशेषता है नाभिकीय बल क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला टॉपिक होगा नाभिकीय बल आकर्षण बल है। नाभिकीय बल क्या है? आकर्षण बल है। ठीक, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट, इसमें यह पहला क्या है, आकर्षण बल होता है नाभिकीय बल। और दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा, नाभिकीय बल 1 गुणे 10 के पावर -14 मीटर की दूरी तक ही कार्य करता है। ठीक है, और अगर इससे और कम दूरी हो जाएगी तो आप जानते हैं जो वैद्युत बल होता है यानी आकर्षण बल, दूरी घटने से बढ़ती है। तो अगर ये दूरी और कम हो जाए, यानी अगर यह दूरी 2 गुणे 10 के पावर -15 मीटर हो जाए, तो यह वैद्युत बल की तुलना में क्या, वैद्युत बल की तुलना मीटर की
दूरी पर, ऐसे लिख लेंगे, दूरी पर वैद्युत बल की तुलना में 100 गुना अधिक होता है, 100 गुना अधिक है। और अगर यह दूरी और भी कम हो जाए तब ऐसा नहीं है कि बल का मान और बढ़ जाएगा, बल्कि यह जो आकर्षण बल है वो प्रतिकर्षण बल में बदलने लगता है। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट होगा हमारा। अगर यह दूरी और कम हो जाए यानी 0.5 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर यह प्रतिकर्षण बल हो जाता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण बल हो जाता है, प्रतिकर्षण बल हो जाता है। ठीक है, और हम ये भी समझेंगे, 5वां पॉइंट इसमें होगा, ये जो नाभिकीय बल है वो वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत तेजी से परिवर्तित भी होता है। यह वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में तेजी से परिवर्तित होता है, ठीक है, परिवर्तित होता है। अब इसके बाद 6ठा पॉइंट इसमें होगा, यह सभी न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियनों के मध्य समान रूप से कार्य करता है, समान रूप से कार्य करता है। तो इस तरह से हम नाभिकीय बल और नाभिकीय बल की विशेषताओं को समझ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, हम ज़रूर जवाब देंगे। देखते हैं कितने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो प्लीज़ कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।